So, hello guys, welcome back to my channel. It's AJ Foundation. Good evening to all of you. So, जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी तक हम लोगों ने हार्डवेयर टॉपिक जो हमने शुरू करा था, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, उसमें हमने इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस जो है हमने कंप्लीट कर ली थी, राइट। सो मैंने बोला था कल के लेक्चर में कि हमने प्रोसेसिंग डिवाइसेस में रैम और रोम जो है वो नहीं पढ़ा था उसमें, क्योंकि उसको हम आज कवर करने वाले हैं, क्योंकि हमने मेमोरी या फिर हम कहें स्टोरेज डिवाइसेस तो वो हम करने ही वाले थे, तो बेटर था कि हम एक ही लेक्चर में उसको कवर करें, राइट। सो आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है स्टोरेज डिवाइसेस या फिर मेमोरी, ठीक। सो मेमोरी जो है, मेमोरी से शुरू करते हैं। मेमोरी क्या होता है? मेमोरी रेफर करता है उन डिवाइसेस को, वो डिवाइसेस जिनको हम डेटा या फिर प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। अब वो जो डेटा या फिर प्रोग्राम्स होंगे उनको हम चाहें तो टेम्परेरी बेसिस पे भी स्टोर कर सकते हैं या फिर परमानेंट बेसिस पे भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब जो भी डेटा या जो भी इंस्ट्रक्शन जो आप कंप्यूटर मेमोरी में जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसमें एंटर करवाते हैं उसको स्टोरेज कहा जाता है, ठीक है। अब जो भी डेटा या जो भी इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर मेमोरी में एंटर करवाते हैं उसको क्या कंसिडर करा जाता है? एज अ स्टोरेज, क्लियर। अब बात करते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन की। तो देखिए, डेटा रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहली टर्म की बात अगर हम करें वो है लोकेशन। तो लोकेशन क्या होता है? जो भी मेमोरी यूनिट होती है सीपीयू की, उसमें कुछ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स रहते हैं जिनको क्या बोला जाता है? लोकेशन, ठीक है। अब हर एक लोकेशन जो है उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? एक यूनिक लेबल के थ्रू, जिसको बोला जाता है एड्रेस, और उस एड्रेस को यूज़ किया जाता है डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए, क्लियर। अब देखिए, जब आप मेमोरी एड्रेस का यूज़ करते हैं तो सीपीयू क्या करता है? सीपीयू पूरे डेटा या फिर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस का को ट्रैक करता है, क्लियर। ओके। अब बात करें अगर कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर जो भी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करनी होती है उसको किस में रिप्रेजेंट करता है? बाइनरी कोड में, ठीक है, और जीरो और वन की फॉर्म में, एज सीक्वेंस ऑफ जीरो और वन की फॉर्म में। इसमें देखिए, वन जो है वो रिप्रेजेंट करता है ऑन स्टेट को, और जीरो जो है वो रिप्रेजेंट करता है ऑफ स्टेट को। एक सर्किट में वन जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? ऑन स्टेट को, और जीरो जो है वो ऑफ रिप्रेजेंट करता है ऑफ स्टेट को, क्लियर। बात करें अगर वर्ड लेंथ की, तो वर्ड लेंथ क्या होता है? देखिए, हर एक लोकेशन जो रहती है, हर एक लोकेशन में कुछ फिक्स नंबर ऑफ बिट्स रहती हैं, और उन फिक्स नंबर ऑफ बिट्स को क्या कहा जाता है? वर्ड लेंथ। हर एक लोकेशन में कुछ फिक्स नंबर ऑफ बिट्स रहती हैं और उसको क्या कहा जाता है? वर्ड लेंथ। अब वर्ड लेंथ जो है वो कितनी हो सकती है? 8 भी हो सकती है, 16, 32 या फिर 64 भी, 32 या 64 बिट्स भी की भी हो सकती है। अब बिट मैंने पहले भी कहा था कि बिट क्या होता है? बाइनरी डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है, या फिर जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मेमोरी का, उसको क्या बोला जाता है? बिट, क्लियर। और मैंने बाइट भी कहा था। देखिए, बाइट जो है, एक बाइट जो है वो 8 बिट्स के बराबर होता है, इक्वल होता है, मैंने पहले भी कहा था, राइट। सो बाइट क्या होता है? एक ऐसा यूनिट मेमोरी का जो 8 डिजिट्स का होता है, ठीक है, या फिर 8 बिट्स का होता है। अगर हम बात करें किसकी? ईबीसी डीआईसी की, तो उसमें बाइट क्या होता है? ईबीसी डीआईसी में बाइट जो है वो एक यूनिट होता है मेमोरी का, जो कितने डिजिट्स का होता है? 8 डिजिट्स का। अब ये ईबीसी डीआईसी क्या है? इट्स एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। सो ईबीसी डीआईसी क्या है? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। और अगर बात करें एएससी आई की, तो उसमें जो ग्रुप रहता है, जो यूनिट होता है मेमोरी का, जिसमें 8 डिजिट्स का ग्रुप था ईबीसी डीआईसी में, तो एएससी आई में कितने बिट्स का रहता है? 7 बिट्स का। सो ये एएससी आई क्या है? ये है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आई होप क्लियर यहाँ तक। अब आगे मूव करते हैं। आगे क्या है? नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है वो है आपका मेमोरी। सो मेमोरी में देखिए, दो तरह की मेमोरीज होती हैं। एक आपकी प्राइमरी मेमोरी, जिसको आप मैन मेमोरी भी बोलते हैं, या फिर सेमीकंडक्टर मेमोरी भी बोलते हैं, या फिर इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है, राइट।
अगर बात करी जाए सेकेंडरी मेमोरी की, तो सेकेंडरी मेमोरी जो है उसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोला जाता है या फिर बैकिंग स्टोर भी कहा जाता है। क्लियर। इंटरनल मेमोरी की या फिर प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी में है कितनी टाइप्स होती हैं? 3 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी 3 टाइप्स? एक तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, एक वॉलेटाइल मेमोरी और एक कैशे मेमोरी। ठीक है। नॉन वॉलेटाइल की कुछ फर्दर आगे और 4 टाइप्स हैं, जैसे रोम हो गया, पी रोम हो गया, ईपी रोम हो गया और डब्ल्यूईपी रोम हो गया। ठीक है। वॉलेटाइल मेमोरी में बात करी जाए तो उसकी भी आगे एक फर्दर टाइप होती है, उसको क्या बोला जाता है? रैम। क्लियर। अगर बात करी जाए सेकेंडरी मेमोरी की या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी की या बैकिंग स्टोर की, तो उसकी भी कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, सीडी रोम हो गया, पेन ड्राइव हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया या फिर डीवीडी हो गया। अब हम वन बाय वन इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। क्लियर। सो सबसे पहले अगर बात करी जाए प्राइमरी मेमोरी की, सो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी को हम बोला जाता है मैन मेमोरी। अभी जस्ट मैंने बोला ऊपर कि प्राइमरी मेमोरी को मैन मेमोरी या फिर सेमीकंडक्टर मेमोरी या फिर आप इंटरनल मेमोरी भी कह सकते हैं, राइट। इसको किस लिए यूज़ किया जाता है प्राइमरी मेमोरी को? तो प्राइमरी मेमोरी को यूज़ किया जाता है डेटा प्रोसेसिंग के लिए, राइट। और ये सीपीयू आपका जो रहता है कंपोनेंट, उसके बहुत क्लोज आपकी प्राइमरी मेमोरी रहती है। स्पीड इसकी फास्ट रहती है। स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो लो स्टोरेज कैपेसिटी होती है इसकी। क्लियर। जस्ट वेट, सॉरी। सो इसकी लो स्टोरेज कैपेसिटी होती है। अब ये जो मेमोरी है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। क्लियर। ओके। अब देखिए 2 टर्म्स अभी हमने पढ़ी थी कि एक थी वॉलेटाइल मेमोरी और एक था नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। सो अगर बात करी जाए वॉलेटाइल मेमोरी की, तो वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? वो मेमोरी जिसको पावर की ज़रूरत पड़ती है ताकि जो भी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है उसको मेंटेन करके अगर रखना है तो पावर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ऐसी मेमोरी को क्या बोलते हैं? वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है। सो वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है? एक ऐसी कंप्यूटर की मेमोरी जिसको पावर की रिक्वायरमेंट पड़ती है अगर जो भी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है उसको अगर मेंटेन करके रखना है। बात करी जाए अगर नॉन वॉलेटाइल मेमोरी की, तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी जो होती है उसको मेंटेन पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्लियर। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वॉलेटाइल मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जिसको कॉन्टिन्यूसली पावर की ज़रूरत पड़ती है ऑपरेशन के लिए, ऑपरेट करने के लिए कॉन्टिन्यूस पावर की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर। सो अब हम शुरू करने वाले हैं रैम। रैम क्या होता है? इट्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेमोरी भी कहा जाता है या होती है। ठीक है। अब ये कैसे काम करती है? सीपीयू के साथ काम करती है। ठीक है। और इंस्ट्रक्शंस या फिर जो भी डेटा है जिसको प्रोसेस करवाना है उसको होल्ड करके रखती है। बात समझ आई? ठीक है। सबसे कॉमन टाइप है मेमोरी की जिसको हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, सीपीयू के साथ वर्क करती है। कैसे वर्क करती है कि इंस्ट्रक्शन या फिर जो भी डेटा है उसको होल्ड करके रखती है। जिस भी डेटा को हमने प्रोसेस करवाना है या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करवाना है उसको होल्ड करके रखती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर करी जाए तो रैम जो है एक ऐसी मेमोरी होती है या फिर हम ये कह लें कि फर्स्ट प्लेस होती है जहाँ पे डेटा या फिर इंस्ट्रक्शंस को प्लेस करा जाता है। ठीक है। और देखिए रैम में क्या होता है कि जो डेटा है वो टेम्परेरली होल्ड करा जाता है। रैम में क्या किया जाता है? डेटा को टेम्परेरली होल्ड करा जाता है। क्यों? क्योंकि इसको एक कॉन्टिन्यूस फ्लो चाहिए। किसका? इलेक्ट्रिक करंट का, राइट। अभी मैंने बोला सो अगर करंट इंटरप्ट हो जाती है तो डेटा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ठीक है। डेटा का लॉस हो जाएगा। अगर बात करें इसकी कि ये कौन सी मेमोरी है, तो ये रीड एंड राइट मेमोरी है। मतलब आप इसमें रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। क्लियर। अगर बात करी जाए इसमें कि रैम आपके पास किस किस कैपेसिटी में अवेलेबल होती है, तो वो होती है आपके पास 64 MB की कैपेसिटी में, 128 MB की कैपेसिटी में, 256 MB की कैपेसिटी में, 512 MB की कैपेसिटी में और 1 GB की कैपेसिटी में रैम आपके पास अवेलेबल होती है। क्लियर। अब देखिए 2 तरह की रैम्स आपके पास अवेलेबल होती हैं। एक होता है डी रैम, दैट इज़ डायनामिक रैम, और एक होता है आपका एस रैम, दैट इज़ स्टैटिक रैम। क्लियर। अब देखिए डायनामिक रैम की अगर हम बात करें सबसे पहले,
तो डायनामिक रैम क्या होता है, इसमें जो डायनेमिक रैम मतलब मेमोरी होती है, दैट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें क्या होता है कि जो भी आपके कंटेंट्स है उनको आपको कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जो भी आपका कंटेंट है उसको आपको कॉन्स्टेंटली क्या करने की ज़रूरत पड़ती है, रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। बात समझ आई यहाँ तक? ठीक है। अब और अगर बात करी जाए इसके बारे में, तो ये अपना जो कंटेंट है उसको बहुत शॉर्ट पीरियड में ही लूज़ कर देता है। इवन दो अगर कंप्यूटर वर्क भी कर रहा है, फिर भी ये अपने डेटा को जो है या जो कंटेंट है उसको एक शॉर्ट पीरियड में ही लूज़ कर देता है। बहुत अगर हम बात करें एज़ कंपेयर टू स्टैटिक रैम, तो ये डायनामिक रैम जो है वो चीपर होता है। ठीक है, और इसको हम एज अ कैशे मेमोरी भी यूज़ करते हैं। बात समझ आई? क्लियर? अब देखिए, अगर स्टैटिक रैम की बात करी जाए तो इसमें रिफ्रेशिंग की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये अपने कंटेंट को तब तक रिटेन कर सकती है जब तक आप कंप्यूटर पे वर्किंग कर रहे हैं, या जब तक कंप्यूटर वर्किंग कर रहा है तब तक आपका कंटेंट जो है वो रिटेन ही रहेगा। ठीक है, वो लूज नहीं होगा। क्लियर? अब देखा जाए, अगर कंपैरिजन किया जाए किसके साथ, डायनामिक रैम के साथ, तो ये फास्टर होती है एज कंपेयर टू डायनामिक रैम। क्लियर यहाँ तक? अब नेक्स्ट जो है आपका वो है कैशे मेमोरी। सो अगर बात करी जाए कैशे मेमोरी की, सो कैशे मेमोरी जो है ये कहाँ पे होती है? देखिए, कैशे मेमोरी जो है वो लोकेट होती है मैन मेमोरी और सीपीयू के बीच में। मतलब जो आपका रैम रहेगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी रहेगा, और सीपीयू रहेगा, उनके बीच में जो है क्या रहता है, कैशे मेमोरी। ठीक है, डायग्राम पे मैंने बताया हुआ है, देखिए यहाँ पे कि जो आपका मेन मेमोरी और सीपीयू है उसके बीच में क्या है, कैशे मेमोरी रहता है। क्लियर? सो अगर देखा जाए, बहुत फास्टर भी होती है कैशे मेमोरी, कॉस्टलियर भी होती है, और ये डेटा को या फिर स्टोरेज जो है उसको टेम्परेरली करती है। स्टोरेज यहाँ इसमें इस मेमोरी में स्टोरेज जो है वो टेम्परेरली होती है। अब इसको क्यों यूज़ किया जाता है, कैशे मेमोरी को क्यों यूज़ किया जाता है? सो कैशे मेमोरी को यूज़ किया जाता है ताकि जो भी एवरेज एसेस टाइम है किसका, सीपीयू का, ठीक है, उसको रिड्यूस किया जाए। अब वो कैसे रिड्यूस होता है, ध्यान से सुनिएगा बात को। कैशे मेमोरी को सिर्फ इसलिए यूज़ किया जाता है कि जो भी सीपीयू का एवरेज एक्सेस टाइम है उसको रिड्यूस करा जाए। कैसे रिड्यूस होगा? जब कैशे मेमोरी जो है वो जो भी फ्रिक्वेंटली यूज डेटा है उसको प्रोवाइड करेगा। तो क्लियर? बात समझ आई? कैसे यूज़ होगा, कैसे उसका एवरेज एक्सेस टाइम जो है वो रिड्यूस होगा? जब कैशे मेमोरी क्या करेगी, उसको फ्रिक्वेंटली डेटा जो है वो प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट नॉन वोलेटाइल मेमोरी की। तो मैंने नॉन वोलेटाइल मेमोरी में अभी आपको बताया कि जिसको क्या होता है, एक ऐसी मेमोरी जिसको मेंटेन पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इसको कॉन्टीन्यूस पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ज़रूरत नहीं होती। इसकी अगर सबसे पहली टाइप की बात करें तो वो है रोम, दैट इज़ रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, सो रोम क्या है, एक रीड ओनली मेमोरी है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी का ही एक टाइप है। इसमें जो भी डेटा है या जो भी इंस्ट्रक्शंस जो आप इसमें स्टोर कर रहे हैं उनको आप सिर्फ रीड कर सकते हैं। ठीक है, इनको हम कहाँ कॉमनली क्यों यूज़ किया जाता है? रोम को कॉमनली किस लिए यूज़ किया जाता है? जो भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, उनको स्टोर करने के लिए हम रोम का यूज़ करते हैं। दोबारा ध्यान से सुन लीजिए, कॉमनली क्यों यूज़ करा जाता है? जो भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जिनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती उनको स्टोर करने के लिए हम रोम का यूज़ करते हैं। जैसे हम रैम में क्या करते थे कि जो भी इंफॉर्मेशन या प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन है या डेटा है उसको हम रीड भी कर सकते थे, राइट भी कर सकते थे। लेकिन इसमें आप खाली उसमें रीड कर सकते हैं, रोम में आप खाली रीड कर सकते हैं, राइट? सो ये इसको क्या बोला जाता है, ये एक इंटरनल स्टोरेज एरिया भी रहता है कंप्यूटर में। ठीक है, सिलिकॉन की चिप होती है, कहाँ पे? मदरबोर्ड पे। ठीक है, बात समझ आई? सो ये कैसी चिप रहती है? सिलिकॉन की चिप रहती है, कहाँ पे? मदरबोर्ड पे, राइट? ये क्या करता है, परमानेंटली इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है, नहीं सॉरी, जो परमानेंट इंस्ट्रक्शन कहाँ पे रोम में स्टोर होती हैं उनको क्या बोला जाता है? बायोस।
ध्यान से सुनिए, जो भी परमानेंट इंस्ट्रक्शंस रोम में स्टोर होती हैं उनको क्या बोला जाता है? बायोस। बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्लियर? अब फर्दर फिर क्या इसके बारे में और अगर थोड़ा सा बात करें तो कंप्यूटर में देखिए बायोस जो है वो कंटेन करता है सारी की सारी इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जिसकी आपको ज़रूरत पड़ती है कीबोर्ड या डिस्प्ले स्क्रीन या फिर डिस्क ड्राइव्स को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। बायोस जो है उसको कॉपी करा जाता है कहाँ से? रोम से रैम में। बायोस को कहाँ से कॉपी करा जाता है? रोम से रैम में। और जब भी आप कंप्यूटर को, जितनी बार भी आप कंप्यूटर को बूट करते हैं तो बायोस को कॉपी करा जाता है रोम से रैम में। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इस प्रोसेस को बोला जाता है शैडोइंग। ध्यान से सुनिए, शैडोइंग क्या है? जब आप कंप्यूटर को बूट कर रहे हैं, कंप्यूटर बूट कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि बायोस जो है बायोस को कॉपी करा जाता है। मतलब कहने का मतलब ये कि जो परमानेंट इंस्ट्रक्शन जो रोम में स्टोर हैं उसको कॉपी करा जाता है कहाँ से? रोम से रैम में, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इस प्रोसेस को बोला जाता है शैडोइंग। क्लियर है बात? और ये एक परमानेंट मेमोरी भी होती है। रोम क्या है? एक परमानेंट मेमोरी है। क्लियर? अब अगर बात करें पी रोम की, ठीक है, सो पी रोम क्या होता है? ये इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये भी एक टाइप है नॉन वोलेटाइल मेमोरी की। पी रोम में क्या होता है कि इंस्ट्रक्शंस को एक बार बर्न किया जाता है और उसके बाद ये अनअल्टरेबल रहती हैं, मतलब आप फिर इंस्ट्रक्शन को चेंज नहीं कर सकते। और उसके बाद जब आपने एक बार इंस्ट्रक्शंस को बर्न किया फिर उसके बाद जो है इनको आप चेंज नहीं कर सकते, उसके बाद ये किसकी तरह बिहेव करता है? पी रोम। ये सेम रोम की तरह बिहेव करना शुरू होता है। बात समझ आई यहाँ तक? अब बात करते हैं ईपी रोम की। तो ईपी रोम का फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये भी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जो किसके जैसी होती है? पी रोम के जैसी होती है। बात समझ आई यहाँ तक? ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो बर्निंग प्रोसेस होता है वो रिवर्सिबल होता है। जब आप अल्ट्रा वायलेट यूवी लाइट का एक्सपोजर देते हैं तो उसमें बर्निंग प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल रहता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आप इसमें क्या कर सकते हैं? जो डेटा होता है उसको इरेज कर सकते हैं। किससे? यूवी रेज के हेल्प से, दैट इज अल्ट्रा वायलेट लाइट की हेल्प से आप डेटा को इरेज कर सकते हैं और उसके बाद फिर से रीराइट कर भी सकते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? अल्ट्रा वायलेट ईपी रोम भी कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका डबल ईपी रोम, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखिए नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रिकली, अभी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। सो ये भी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जो किसके सिमिलर है? ईपी रोम के, सॉरी डबल ई पी रोम जो है, डबल ई पी रोम जो है वो भी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जो किसके सिमिलर है? ईपी रोम के। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे जो बर्निंग प्रोसेस होता था ईपी रोम में वो रिवर्सिबल होता था, लेकिन जब आप अल्ट्रा वायलेट लाइट का एक्सपोजर जब हम अल्ट्रा वायलेट लाइट का एक्सपोजर देते हैं तो वो बर्निंग प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल हो जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें भी बर्निंग प्रोसेस कैसा है? रिवर्सिबल होता है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक पल्सेस का एक्सपोजर देते हैं, ठीक है, कहने का मतलब ये कि ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का यूज़ करता है अगर डेटा को इरेज करना है, ठीक है। और अगर बात करी जाए इसमें कि डेटा को इलेक्ट्रिकली ही इरेज किया जाता है और फिर इलेक्ट्रिकली ही रीराइट भी किया जाता है। दोबारा से लिखना है तो फिर भी इलेक्ट्रिकली ही लिखा जाता है, ठीक है। अब इसमें ईपी रोम की अगर बात करी जाए और डबल ईपी रोम की अगर बात करी जाए तो देखिए ईपी रोम में जो है होल प्रोग्राम डिलीशन होती है, मतलब पूरा का पूरा आपका प्रोग्राम जो है वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है? पर्टिकुलर जो डेटा आप जिसको डिलीट करना चाहते हैं वो डिलीट होता है। क्लियर बात? नेक्स्ट आपकी आती है सेकेंडरी मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी, ठीक है। सो सेकेंडरी मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी जो है उसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए। किस लिए यूज़ करा जाता है? डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए। या फिर हम ये भी कहें कि देखिए जो मेन मेमोरी थी दैट इज़ प्राइमरी मेमोरी, वो वॉलेटाइल मेमोरी है, ठीक है, और कैपेसिटी उसकी लिमिटेड है। इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी किसकी?
एक ऐसी मेमोरी की जो थोड़ी जो परमानेंट हो और हमें चीपर फॉर्म में मिले, ठीक है, ताकि हम उसमें डेटा को स्टोर कर सकें। इसीलिए किसकी ज़रूरत पड़ी? सेकेंडरी मेमोरी की। तो सेकेंडरी मेमोरी जो है एक ऐसी मेमोरी है जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है, वो चीपर फॉर्म में अवेलेबल होती है, ठीक है। और इसकी कैपेसिटी की अगर बात करें तो हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है, ठीक है। और ये डेटा को लूज भी नहीं करती जब डिवाइस को ऑफ किया जाता है या कंप्यूटर को आप ऑफ करें तो डिवाइस आपका जो डेटा है वो भी लूज नहीं होगा। अब जो डेटा आपको करंटली या फिर सीपीयू को जिस डेटा की करंटली अभी रिक्वायरमेंट नहीं है उसको कहाँ पे रखा जाता है? बैकिंग स्टोर में। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है कि जिस डेटा की अभी करंटली सीपीयू को रिक्वायरमेंट नहीं होती उसको कहाँ पे रखा जाता है? बैकिंग स्टोर में, ठीक है। और फिर उसको कॉपी करा जाता है मेन स्टोरेज में जब उसकी ज़रूरत होती है। अगर देखा जाए कुछ कॉमन स्टोरेज मीडिया की जिनको हम एज अ बैकिंग स्टोर यूज़ करते हैं तो वो क्या क्या होता है? एक होती है मैग्नेटिक टेप और एक होती है मैग्नेटिक डिस्क। क्लियर? अब ये प्राइमरी स्टोरेज से कैसे डिफर करता है? देखिए, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं या फिर प्राइमरी मेमोरी जो है वो डायरेक्टली एसेसिबल किसके साथ होती थी? सीपीयू के साथ। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी जो है वो डायरेक्टली एसेसिबल किसके साथ नहीं होती? सीपीयू के साथ। सो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क की। सो हार्ड डिस्क क्या होता है? एक ऐसी मैग्नेटिक डिस्क जो क्या करती है? स्टोर भी करती है और प्रोवाइड भी करती है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं जो डेटा को, एक ऐसी मैग्नेटिक डिवाइस जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर भी करती है और उसमें जो है क्विक एक्सेस भी करती है। मतलब आपको जब रिक्वायरमेंट है तो डेटा आपको इजीली अवेलेबल इजीली अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। हायर कैपेसिटी प्रोवाइड करता है हार्ड डिस्क, ठीक है। और बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी भी प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू अदर डिवाइसेस। क्लियर? जितने भी प्रोग्राम्स या फिर डेटा जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? हार्ड डिस्क में, ठीक है। इसको सी ड्राइव भी बोला जाता है कंप्यूटर का। और सॉरी, ये जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क की कैपेसिटी क्या रहती है? कितने से कहाँ तक रहती है? 10 GB से शुरू होती है। 10 GB की फॉर्म कैपेसिटी की होती है हार्ड डिस्क, 20 GB की कैपेसिटी की होती है, 40 GB की कैपेसिटी की होती है और 80 GB की कैपेसिटी की होती है। क्लियर? अब बात करें अगर हम किसकी? फ्लॉपी डिस्क की। नेक्स्ट सेकेंडरी मेमोरी में नेक्स्ट टाइप क्या है? फ्लॉपी डिस्क। सो फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? एक सॉफ्ट रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क होती है जो इन्फॉर्मेशन को होल्ड करके रखती है, ठीक है। अब इस डिस्क को क्या किया जाता है? इसको एक एनवेलोप में एनक्लोज करके रखा जाता है। क्यों एनक्लोज करके रखा जाता है? ताकि इसको डस्ट से या फिर स्क्रैचेज से जो है प्रोटेक्ट किया जाए। क्लियर? और डेटा को अगर हम बात करें रिकॉर्ड करने की या फिर रिट्रीव करने की, तो डेटा को रिकॉर्ड करा जाता है डिस्क के सरफेस पे एक स्लॉट के थ्रू, ठीक है, एनवेलोप में। एक स्लॉट के थ्रू एनवेलोप में डेटा को रिकॉर्ड करा जाता है। कहाँ पे रिकॉर्ड करा जाता है? डिस्क के सरफेस पे। क्लियर है बात यहाँ तक? अगर हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में बात करी जाए इसकी, तो ये स्लोअर होते हैं एसेसिंग के लिए, ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी जो है इनमें कम होती है और उतने एक्सपेंसिव नहीं होते, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये पोर्टेबल होते हैं, मतलब आप इनको ईजिली मूव करवा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और एक सबसे पॉपुलर फॉर्म होता है बैकिंग स्टोर का, जैसा कि अभी मैंने पीछे भी बताया था, राइट। और ये एक एक्सटर्नल मेमोरी भी होती है, ये हम अभी बात कर रहे थे इसकी। अगर बात करें फ्लॉपी डिस्क की साइजेज़ की, तो ये 3 साइजेज़ में आती है। सबसे पहले अगर बात करें कि ये एक जो है 8 इंच के साइज़ में भी आती है, 5 कंप्लीट 1/4 इंच के साइज़ में, या फिर 5.25 इंच के साइज़ में भी आती है, और 3.5 इंच के या फिर 3 कंप्लीट 1/2 इंच के साइज़ में भी आपके पास अवेलेबल होती है, ये अवेलेबल होती है, ठीक है। अब बात करी जाए सबसे पहले अगर 8 इंच वाले फ्लॉपी डिस्क की, तो सबसे फर्स्ट
जो फ्लॉपी डिस्क डिज़ाइन था वो कौन सा था, 8 इंच। जो भी आपका टिपिकल बात करें अगर डेस्कटॉप की या फिर लैपटॉप कंप्यूटर की, तो उसमें 8 इंच फ्लॉपी डिस्क की का कोई यूज़ नहीं होता। ठीक है, अगर बात करें अब 5.25 इंच वाले फ्लॉपी डिस्क की, तो सबसे कॉमन साइज जो पर्सनल कंप्यूटर में यूज़ करा जाता है, और ये भी कह सकते हैं कि ये प्रीडिसेसर है किसका, 8 इंच फ्लॉपी डिस्क का। क्लियर। इसकी कैपेबिलिटी कितनी रहती है कि ये कितने डेटा को स्टोर करके रख सकता है, ये कर सकता है 100 KB टू 1.2 MB। ठीक है, 100 K टू 1.2 MB के डेटा को स्टोर कर सकता है। अब इसके कॉमन जो सबसे कॉमन साइजेस हैं, कौन कौन से साइजेस में ये अवेलेबल होता है, 360 K से लेके 1.2 MB वाले साइजेस में ये अवेलेबल होता है। अगर बात करी जाए 3.5 इंच वाले फ्लॉपी डिस्क की, तो ये डिस्क जो है इसको एक रिजिड एनवलप में रखा जाता है, और इसमें कैपेबिलिटी होती है कि ये स्टोर कर सकता है इजीली 800 KB टू 2.8 MB के डेटा को। लेकिन जो इसका स्टैंडर्ड रहता है वो कितना रहता है, 800 KB टू 1.44 MB। क्लियर। अब नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टर्म वो, या फिर हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी, वो कौन सी होती है, वो होती है आपकी मैग्नेटिक टेप। अब ये मैग्नेटिक टेप क्या होता है, मैग्नेटिक टेप एक सक्सेसफुल बैकअप स्टोरेज मीडिया है। ठीक है, इसमें देखिए स्टोरेज जो, जैसे आप मैग्नेटिक टेप की अगर हम बात करें, तो जो स्टोरेज डेटा के का जो स्टोरेज होता है या डेटा को स्टोर करने का जो तरीका होता है, ये किसकी तरह होता है, सिमिलर टू कैसेट टेप। जो कैसेट होती है, कैसेट सबने देखी होगी, सो कैसेट की तरह ही मैग्नेटिक टेप में भी डेटा स्टोर करा जाता है। ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं स्टोरेज के लिए, जो कैसेट टेप जो हम यूज़ करते थे पहले स्टोरेज के लिए या फिर म्यूज़िक को रिकॉर्ड करने के लिए, सो कैसेट टेप और मैग्नेटिक टेप में डेटा का जो स्टोरेज होता है वो कैसा होता है, सिमिलर होता है। ठीक है, अब इसी में अगर बात करी जाए तो मैग्नेटिक टेप जो होता है वो किसका बना होता है, माइलार का बना होता है या फिर पॉलिएस्टर का बना होता है। ठीक है, मैग्नेटिक टेप जो है इसकी लेंथ की अगर बात करें, ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये जो है 2400 टू 3600 फीट लंबी होती है, और अगर विड्थ की बात करें तो ये 1/2 इंच ही वाइड होती है। क्लियर। ठीक है, और ये बहुत एनॉर्मस, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम पंच कार्ड या फिर पेपर कार्ड्स की, पेपर टेप्स की बात करें। क्लियर। और इन मैग्नेटिक टेप्स को हम रीयूज़ भी कर सकते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, करने के लिए कैसे कर सकते हैं यूज़, राइट करके, मॉडिफाई करके, या फिर पुराना जो डेटा है उसको इरेज करके। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और चीज़ थी जो मुझे थोड़ी इम्पॉर्टेंट लगी, वो क्या था कि मैग्नेटिक टेप ड्राइव्स की हमें ज़रूरत किस लिए पड़ती है, रीडिंग या फिर राइटिंग करने के लिए डेटा को, कहाँ पे, मैग्नेटिक टेप में। ध्यान से सुनिएगा बात, मैग्नेटिक टेप ड्राइव्स का किस लिए यूज़ किया जाता है, डेटा को रीड या राइट करने के लिए मैग्नेटिक टेप के अंदर। लेकिन मैग्नेटिक टेप ड्राइव की अगर बात करी जाए तो इनके अंदर क्या होता है, 2 टैप रील्स होती हैं। अब एक रील जो क्या करती है, जो जिसमें रीड या फिर राइट करा जाता है, जिस टेप को रीड या राइट किया जाता है उसको बोला जाता है फाइल रील। एक रील जिसको टेप में रीड या राइट करा जाता है उसको बोला जाता है फाइल रील, और जो दूसरी होती है उसको बोला जाता है टेकअप रील। बात समझ आई। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट है आपका सीडी रोम। सीडी रोम क्या है, सीडी रोम इज कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसको ऑप्टिकल डिस्क भी बोला जाता है। ठीक है, और ये भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकती है, अप टू 1 GB डेटा को ये स्टोर कर सकती है। और सबसे जो हमारे पास कॉमन साइज अवेलेबल होता है वो कितने का होता है, 650 MB का। ठीक है, अगर बात करें कि इसमें डेटा टेम्परेरली रिकॉर्ड करा जाता है या फिर परमानेंटली, तो डेटा जो है इसमें परमानेंटली रिकॉर्ड करा जाता है। कहाँ पे करा जाता है, सीडी में, सीडी रोम में कहाँ पे डेटा को रिकॉर्ड करा जाता है, ऑप्टिकल डिस्क के सरफेस में। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, किसके यूज से जो है सीडी रोम में किसके यूज से डेटा को
रिकॉर्ड करा जाता है तो वो लेज़र होता है। ठीक है, लेज़र के यूज से ऑप्टिकल डिस्क के सरफेस पे डेटा को रिकॉर्ड करा जाता है परमानेंटली। बात समझ आई? इसको वॉर्म भी कहा जाता है। अब देखिए वॉर्म क्यों कहा जाता है। वॉर्म पहले क्या होता है? वॉर्म होता है राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी डिस्क भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम CD रोम में हम डेटा को जितने टाइम चाहे हम इसको रीड कर सकते हैं। कहाँ से? CD से। लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं होती, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, और क्या होता है इसमें मॉडिफिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होती CD रोम में। ठीक है, अब इसमें कुछ और भी जैसे कि इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क भी अवेलेबल होती हैं। ठीक है, और CD रोम जो है वो पर्टिकुलरली किसके लिए मतलब ज़्यादा ज़रूरी होती है या इसकी ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है? जब आपको इंफॉर्मेशन, वो वाली इंफॉर्मेशन जिसमें आपको रिक्वायरमेंट किसकी है, या फिर ये कहें सॉरी कि CD रोम पर्टिकुलरली वहाँ पे यूज़ करी जाती है जब एक लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी वाली इंफॉर्मेशन को आपको क्या करना है, उसकी आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो तब आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? CD रोम की। ठीक है, अगर आपको डेटा को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, मतलब लार्ज स्टोरेज है उस कैपेसिटी के लिए अगर हमें चाहिए, तो किसकी ज़रूरत पड़ती है? CD रोम की। क्लियर बात? अब बात करते हैं CDR/W की। सो ये भी एक क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है, दैट इज़ कॉम्पैक्ट डिस्क रीड और राइट। ठीक है, सो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड और राइट ये भी एक ऑप्टिकल डिस्क है। इसमें डेटा को कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है? ऑप्टिकल डिस्क के सरफेस पे, और इसमें भी लेज़र का यूज़ करा जाता है। लेकिन इसमें आप डेटा को इरेज भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डेटा को एसेस करना है कहाँ से? CD से, तो आपको कौन सी ड्राइव की ज़रूरत पड़ेगी? CD रीड राइट की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर बात? नेक्स्ट आता है आपका DVD। सो DVD क्या है? इसका फुल फॉर्म, अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, या फिर इसको आप बोलते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क भी कह सकते हैं। अब इसकी वर्किंग जो टेक्निक है ना, वो किसकी तरह है? सेम CD रोम की तरह जो अभी आपने पढ़ा, राइट? सिंगल या डबल साइडेड होती है, और हर एक साइड जो है उसमें डेटा जो है एक या दो लेयर में जो है आप स्टोर कर सकते हैं। इसलिए अगर मिनिमम डेटा की बात करें जो DVD स्टोर कर सकती है, मिनिमम डेटा जो है वो रहता है, वो कितना होता है? 4.37 GB तक का डेटा मिनिमम। अभी मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, राइट? सो मिनिमम डेटा कितना स्टोर कर सकती है DVD? 4.37 GB। ठीक है, और अगर बात करें डबल साइडेड या फिर डबल लेयर DVD की, तो वो अप टू 17 GB ऑडियो और वीडियो को स्टोर करके रख सकता है। क्लियर? और कुछ ड्राइव्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें BRD की, तो BRD क्या होता है? इट्स ब्लू रे डिस्क, और ये कितना डेटा स्टोर करके रख सकती है? 128 GB का डेटा स्टोर करके रख सकती है। HVD की बात करें, सो HVD इज होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क, ये अप टू 4 to 7 TB डेटा को स्टोर करके रख सकती है। ये जो जितने भी मेमोरी यूनिट्स आ रहे हैं, दैट इज़ MB, KB, GB, TB, ठीक है, इनके बारे में हम अभी इसी लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें SSD की, तो SSD क्या है? SSD स्टैंड्स फॉर सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है जिसको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं? लैपटॉप में। ठीक है, लैपटॉप में इसका हम यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, वो उसको और भी ज़्यादा लाइट वेट, आपको पता है लैपटॉप जो है पोर्टेबल होता है, राइट? सो लाइट वेट होता है, मतलब ज़्यादा हैवी वेट का नहीं होता। तो SSD का यूज़ करने से लैपटॉप जो है और भी ज़्यादा लाइट वेट हो जाता है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, रोम और रैम को भी सेमीकंडक्टर मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। इम्पॉर्टेंट टर्म क्या है? क्लस्टर। क्लस्टर क्या होता है? हार्ड डिस्क में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है स्टोरेज का, उसको क्या बोला जाता है? हार्ड डिस्क। क्लियर? नेक्स्ट आपका जो आता है, नेक्स्ट आपका जो सेकेंडरी मेमोरी है वो क्या है? पेन ड्राइव।
पेन ड्राइव जो है वो एक स्मॉल की रिंग की तरह दिखता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक मेमोरी स्टोर डेटा स्टोरेज डिवाइस होती है, फ्लैश मेमोरी डेटा स्टोरेज डिवाइस होती है, जो किसके साथ इंटीग्रेट होती है, एक यूएसबी इंटरफेस के साथ। उस यूएसबी इंटरफेस से आप फिर उसको ईजिली कंप्यूटर के साथ या लैपटॉप में अगर बात करें तो यूएसबी इंटरफेस को ईजिली कनेक्ट करने के लिए जो है यूएसबी इंटरफेस रहता है, ठीक है। टिपिकली देखा जाए तो ये रिमूवेबल भी होता है या फिर रीराइटेबल भी होता है, ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें पेन ड्राइव की, तो वो कहाँ से कहाँ तक रेंज करती हैं, 64 MB से लेके 256 GB तक पेन ड्राइव की स्टोरेज कैपेसिटी होती है। इसको फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है, पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। और ये एक एग्जाम्पल भी है किसका, EEPROM मेमोरी की। क्लियर। अब बात करें अगर फ्लैश मेमोरी की, तो फ्लैश मेमोरी को फ्लैश रैम भी कहा जाता है। ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपको फ्लैश मेमोरी को इरेज करना है या फिर रीप्रोग्रामिंग करनी है उसमें, तो आप वो कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली कर सकते हैं। क्लियर है बात। कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, सेलुलर फ़ोन्स में यूज़ किया जाता है, डिजिटल कैमरा में यूज़ करा जाता है, या फिर डिजिटल सेटअप बॉक्स में भी फ्लैश मेमोरी का यूज़ करा जाता है। क्लियर है बात। अब कुछ और मेमोरीज थी इसमें जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगी या मुझे आपके साथ शेयर मैं करना चाहूँगा इनको, ठीक है। सो सबसे पहले रहता है इसमें वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। ये मैक्सिमम लोग जो हैं इसके बारे में शायद नहीं जानते होंगे। सो वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, देखिए वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, जब आपको अगर रैम के साइज़ को अगर एक्सटेंड करवाना है तो उसके लिए आप किसका यूज़ करते हैं, वर्चुअल मेमोरी का। इसको एक्सटेंडेड रैम भी कहा जाता है। ये कोई फिजिकल मेमोरी नहीं होती, ये जस्ट एक इल्यूजन होता है, लेकिन इस वर्चुअल मेमोरी की हेल्प से आप रैम के साइज़ को एक्सटेंड करवा सकते हैं। क्लियर। फिर अगर बात करें रजिस्टर की, तो ये हमने पीछे भी पढ़ा था, ठीक है। इसको एक्यूमुलेटर भी बोला जाता है। ये सीपीयू की इंटरनल मेमोरी होती है, ठीक है। और ये इंस्ट्रक्शंस को टेम्परेली स्टोर करके रखती है, ठीक है। फास्टेस्ट मेमोरी भी बोला जाता है रजिस्टर को। और ये किसकी बनी होती है, फ्लिप फ्लॉप्स की बनी हुई होती है। अब देखिए इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या कि रजिस्टर का जो साइज़ होता है ना, वो डिपेंड करता है प्रोसेसर पे। अब प्रोसेसर पे कैसे, देखिए अगर प्रोसेसर 64 बिट का है, मान के चलिए कि प्रोसेसर जो है आपका वो आपका 64 बिट का है, तो आपका रजिस्टर भी कितने का होगा, 64 बिट का। अगर आपका प्रोसेसर 32 बिट का है तो रजिस्टर भी कितना होगा, 32 बिट का। क्लियर बात। अब बात करते हैं मेमोरी मेजरमेंट यूनिट्स की, ठीक है। तो मैंने पीछे भी बताया, अब थर्ड टाइम में शायद बता रहा हूँ कि बिट जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है स्टोरेज का। क्लियर बात। और अगर बात करें 2 बिट्स की, तो 2 बिट किसके बराबर होते हैं, 1 क्रम के बराबर। 2 बिट किसके इक्वल होते हैं, 1 क्रम के इक्वल। अगर 4 बिट की बात करें तो 4 बिट को हम 1 निबल भी बोल सकते हैं या फिर 2 क्रम भी बोल सकते हैं, 2 क्रम्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। 8 बिट जो होता है वो 1 बाइट के इक्वल होता है या फिर 2 निबल्स, ठीक है। अब अगर बात करें कुछ और मेमोरी मेजरमेंट यूनिट्स की, तो देखिए 1 KB जो है वो 1024 बाइट्स के इक्वल होता है। KB रिप्रेजेंट्स किलो बाइट, ठीक है। और 1024 KB जो होता है वो 1 MB के इक्वल होता है, दैट इज MB मीन मेगाबाइट, राइट। और 1024 MB जो होता है वो होता है 1 GB के इक्वल, 1 GB मीन्स गीगाबाइट, ठीक है। और 1 TB किसके इक्वल होता है, 1024 GB के इक्वल, दैट इज़ 1 टेराबाइट जो है वो 1024 गीगाबाइट के इक्वल होता है। और अगर 1024 टेराबाइट की बात करें तो वो इक्वल होता है 1 पेटाबाइट के। क्लियर। बात करें अगर 1024 पेटाबाइट की, तो वो होता है इक्वल 1 एक्साबाइट के, ठीक है। और 1024 एक्साबाइट की बात करें तो वो होता है 1 जेटाबाइट के इक्वल, ठीक है। और 1024 जेटाबाइट की बात करें तो वो होता है 1 योटोबाइट के इक्वल,
ठीक है। और अगर बात करें 1024 योटोबाइट की तो वो होता है 1 ब्रोंटोबाइट के इक्वल। और अगर बात करें 1024 ब्रोंटोबाइट की तो वो होता है 1 जीओपी के बराबर। और ये 1 जीओपी क्या होता है, ये सबसे लार्जेस्ट यूनिट होता है किसका, स्टोरेज का। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है बिट, और सबसे लार्जेस्ट यूनिट कौन सा होता है, दैट इज जीओपी, राइट। अब एक बिट जो है एक बाइट जो है वो 8 बिट्स के इक्वल होता है, एक निबल जो होता है वो 4 बिट्स के इक्वल होता है, और अगर बात करें एक रंब की तो वो 2 बिट्स के इक्वल होता है। सो आई होप कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और अगेन जो भी, अगर देखिए होता क्या है कि मैं डेली मेहनत कर रहा हूँ कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा और जो टॉपिक की तय तक जाया जाए कि आपको हर एक चीज़ पता चले। कहीं ऐसा ना हो कि हम एक पॉइंट मिस करें या कोई एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को छोड़ दें जिसकी वजह से वो चीज़ जो है आपको ना पता चल पाए, तो उसका फ़ायदा नहीं होता। तो मतलब इसमें बस मेहनत थोड़ी लगती है, और मेहनत करना कोई बुरी बात भी नहीं है, आई थिंक सो, राइट। सो बस प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करिए, इससे एक मोटिवेशन मिलता है, और अच्छा लगता है कि मैं भी अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है आप तक पहुंचा पाऊँ, राइट। और जो भी नए यूज़र्स हैं जो मेरा चैनल पहली बार विज़िट कर रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ठीक है, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन या जो भी नोटिफिकेशन नहीं, जो भी लेटेस्ट वीडियो या लेक्चर जो भी रहेगा उसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। सो आई होप आज का लेक्चर आप सबको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच।